द इकोनॉमिक्स, मतलब अगर जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जीडीपी ग्रोथ रेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब हमें ये पता है कि जीडीपी के हमारे 4 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स, विच मीन्स हमें इंडिविजुअली ये देखना चाहिए कि इन चारों के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, व्हाट इज द इकोनॉमिक्स, मतलब व्हाट हैज बीन चेंज्ड इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड net exports, which has ultimately led to the decline in the GDP by 23.9%, which is the highest in the world. China's economy has been declined by 3.9% as per the data that is available. So now, although most people expected India's GDP to show substantial contraction, when the Ministry of Statistics and Program Implementation released the data for the first quarter, that is for April, May and June. जब भी हम first quarter बोलते हैं तो हम financial year के perspective से बोलते हैं. We all know that financial year starts from April. There is a small question from my side. Financial year central bank का कब से start होता है? इस article के बाद discuss करेंगे. किसी को पता है तो आप मैसेज कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर सेंट्रल बैंक का क्या होता है. सो कमिंग बैक टू दिस आर्टिकल, सो एज पर द डाटा विच वाज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यस इट वाज एक्सपेक्टेड कि इंडिया का जीडीपी डिक्लाइन करेगा इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, बट the decline will not exceed 20%. इतना ज़्यादा decline expect नहीं किया था, and as it turns out the GDP contracted by 24% in the first quarter. So in other words, the total value of goods and services produced, now we say, जब ये बोल रहे हैं total value of goods and services produced in India, which means they are talking about GDP. They are talking about GDP over here, and this year is 24% less than the total value of goods and services produced in India in the same 3 months last year. Now, आप लोग क्या कह रहे हो निपुण? जुलाई जून प्रपोज टू बी, अच्छा फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हो श्रेया, आर यू श्योर कि ये सेंट्रल बैंक का फाइनेंशियल ईयर होता है? हम करेंगे इस पे डिस्कस इस आर्टिकल के बाद. सो yes निपुण एंड विधि, you guys are right. Right. So coming back to this, now since we are studying economics in depth, there has to be some upper hand with us as compared to the other people who are reading these articles. जैसे ही हमने यहाँ पे ये टॉपिक पढ़ा है कि what is the economics behind it, इसका मतलब हमें ये चेक करना है हाउसहोल्ड्स में क्या चेंज आया है, उनके बिहेवियर में क्या चेंज आया है, बिजनेस फर्म्स के बिहेवियर में क्या चेंज आया है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में क्या चेंज आया. मतलब हमें ये जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ये 4 सेक्टर्स के बारे में स्टडी करना है. ये जो सारा पैराग्राफ इन्होंने लिखा है ना यहाँ पे, इन अदर वर्ड्स द टोटल वैल्यू ऑफ जीडीपी मेंशन नहीं किया क्योंकि इन्होंने लेमैन को समझाने के लिए, नॉर्मल सिटीजन्स को समझाने के लिए लिखा है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. अब इसके ऊपर सिंस वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, हमारा इतना टाइम लगना नहीं चाहिए बिकॉज वी नो वी आर टॉकिंग अबाउट जीडीपी ओवर हियर. तो बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ इज सेइंग द सेम थिंग. मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रही हूँ, जब आप लोग न्यूज़पेपर आर्टिकल अभी प्लीज पढ़ना स्टार्ट करो, इट विल नॉट बी सो टाइम कंज्यूमिंग नाउ एज इट वुड हैव बीन अर्लियर प्रायर डिस्कसिंग इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट. तो अभी आप इसके ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट आपका डेवलप हो, दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग. नाउ as chart 2 bears out, almost all the major indicators of growth in the economy, be it the production of cement or consumption of steel, show deep contraction. Even total telephone subscribers saw a contraction in this quarter. So I'll just skip to chart 2. This is chart 1. This is chart 2. As you can see, production of coal reduced, production of cement reduced, production of steel reduced, total telephone subscribers reduced, commercial vehicle sales reduced by 84.8 in first quarter, which is too much, 84.8. Then commercial vehicles, in any case हमारा vehicle industry इतना अच्छा नहीं grow करा था. Yes गरिमा, you are too quick to realize that. मैं वही अभी आपको explain करने वाली थी. I was just coming to agriculture. Agriculture is the only sector which has grown. We'll discuss about that also. So as you can see, हमारी ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा decline हुई है, सारे major sectors के अंदर decline हुआ है. हम इनको major sectors क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि coal, cement, steel ये actually interlinked है. अगर हम लोगों का अभी आपने, मैं I'll share one more article with you.
उस आर्टिकल में लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है दैट टू रिवाइव इंडियाज इकोनॉमी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट गवर्नमेंट, आई थिंक वो यही आर्टिकल है, कौन सा आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, इट इज वेरी important for the government to increase the expenditure on the construction of roads and on the construction of transport. अब इतनी सारी चीजें इकोनॉमी में, गवर्नमेंट रोड और ट्रांसपोर्ट पे ही क्यों फोकस करना चाहता है, या ये सजेस्ट क्यों किया गया है कि गवर्नमेंट को रोड और ट्रांसपोर्ट पे फोकस करना चाहिए? क्योंकि जब रोड या ट्रांसपोर्टेशन इसमें हम लोगों का कंस्ट्रक्शन इंक्रीज होएगा तो हम लोगों का कोल का प्रोडक्शन इंक्रीज होएगा, सीमेंट का प्रोडक्शन इंक्रीज होएगा, स्टील का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो ये ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो इंटरलिंक्ड हैं बहुत सारे एरियाज से। तो अगर इसलिए इनको मेजर सेक्टर बोला जाता है, यहां से हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि दूसरे एरियाज की क्या सिचुएशन होगी, दूसरे इकोनॉमिक प्रोडक्शन की क्या सिचुएशन होगी। तो जब हम बोल रहे हैं रोड का, ट्रांसपोर्टेशन का, इन सबका कंस्ट्रक्शन इंक्रीज करना एक सजेशन है, इसका मतलब उससे हमारा इन जो बेसिक चीजें हैं इन सबका प्लीज क्लियर दैट हाउ ड्रास्टिकली आवर इकोनॉमी हैज रिड्यूस्ड इन दिस फर्स्ट क्वार्टर. So coming back to this, now what is worse is that because of the widespread lockdowns, the data quality is suboptimal. आप लोगों ने माइक्रो में एक वर्ड पढ़ा होगा ऑप्टिमल. ऑप्टिमल होता है कि जब हम लोग लीस्ट कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोड्यूस करते हैं. तो यहाँ पे अगर हम ये ऑप्टिमल और सब ऑप्टिमल होता है, मोनोपोली के इक्विलिब्रियम के लिए बोला जाता है या ओलिगोपोली के इक्विलिब्रियम के लिए बोला जाता है, जहां पे हम लोग मैक्सिमम प्रोड्यूस नहीं करते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर के हाथ में रिसोर्सेज होती हैं, ही इज एंजॉयिंग द पावर. Yes, Udit, commercial vehicle will also be associated with the road construction. If roads are better constructed, people will prefer to go by road rather than say by train. So all these things are deeply associated with each other. So when we say suboptimal मतलब हो गया यहाँ पे कि जो हमारा डाटा है वो उतने ऑप्टिमल स्केल का नहीं है क्योंकि सारी जगह बहुत ज्यादा लॉकडाउन हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट डाटा राइट नाउ. बट जो भी हमारे पास है, दिस इज 23.9% एंड मोस्ट ऑब्जर्वर्स एक्सपेक्ट दिस नंबर टू वर्सन when it is revised in due course. मतलब जब हमारे पास एक्चुअली डाटा आ जाएगा, जब ये नंबर और ज्यादा रिड्यूस हो सकता है, मतलब नंबर इंक्रीज हो सकता है, इंडिकेटिंग कि जीडीपी कितना रिड्यूस हुआ है. Now this is chart 1. This chart 1 is actually showing India's GDP story since economic liberalization. Economic liberalization happened in 1991. अब आप यहाँ पे देखिए कि 1993 फाइनेंशियल ईयर से हम लोगों का जो डिक्लाइन हुआ है, दिस इज 98 में 4%, 2003 में 3.8%, 2009 में 3.9%, 2013 में इट इज 5.5%. सी, जब आपको प्रेजेंटेशन बनानी है ना, ऑल दीज ग्राफ्स, दिस इज एक्चुअली इनकलकेटिंग आइडियाज इन योर माइंड्स कि आपको कैसे बनाना है, बिकॉज ग्राफ्स के थ्रू हम बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं. प्रेजेंटेशंस इन इकोनॉमिक्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशंस, इट इज मोर एसोसिएटेड विद द डाटा. सो एक ही ग्राफ से हमारी बहुत सारी चीजें निकल के आती है. मैंने फर्स्ट वीक में भी आपको पॉपुलेशन का, एनर्जी रिक्वायरमेंट का सारा ग्राफ दिखाया था. सो प्लीज फोकस ऑन मेकिंग योर data and on constructing your graphs and explaining everything through your graphs. अब इससे मैंने आपको बता दिया कि हमारा डिप कहाँ पे हुआ है. As we can see 2013 में 5.5% का डिप है. तो आप लोग यहाँ से कोई भी टॉपिक उठा सकते हो कि 2013 में क्या प्रॉब्लम हुई थी, गवर्नमेंट ने उसको कैसे रिकवर किया, कौन से सेक्टर्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. ऑल दीज आर आइडियाज फॉर योर प्रेजेंटेशन. नाउ वी कैन सी दैट इट हैज, as it is expected that it will reduce to 7%. That is the highest since 1991. 1991 it was liberalization, privatization, globalization, which means that it was a complete reform phase for the Indian economy. So does that mean that now also we are moving towards, or we need to move towards some kind of reform phase, say artificial intelligence, say improving our skills? अगर आप लोगों ने new education policy पढ़ी है, it is majorly focusing on the skill development. Reason for this is, please listen to this line very carefully. Reason for this is that we are moving away from material based economy and we are moving towards knowledge based economy. मतलब इसका ये हुआ कि मान लो कि अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे बहुत सारा सिविल सर्विसेज, बट सर्विसेज एसोसिएटेड विद द नॉलेज ऑफ अ पर्सन. अब अगर सिलिकॉन वैली है,
अगर वहां पे अल कायदा या कोई भी टेररिस्ट ग्रुप अटैक कर देता है, तो अटैक करके वो सिलिकॉन वैली में क्या करेगा? वहां पे कोई रिसोर्सेज थोड़ी ना रखे हैं. इट इज ऑल अबाउट द नॉलेज इन द माइंड्स ऑफ द पीपल. Al Qaeda or any other organization, or say China attacks, or whoever attacks Silicon Valley, will not get anything out of attacking that place, because जो भी Silicon Valley develop है वहाँ पे जो भी financial transactions है वो सब इंसान के human mind knowledge की वजह से हो रही है. तो now it is no more acquiring the land for resources. We are moving away from this kind of economy. We are moving away from material based economy. We are moving towards knowledge based economy, wherein this knowledge based economy is associated, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, बट इन इंडिया इसको कुछ बोलते हैं, मतलब इन इंडिया देयर वाज इन एंशिएंट टाइम्स समथिंग वाज टर्म जिसके अंदर 64 आर्ट्स का स्टडी होता था. जैसे तक्षशिला है या ऐसी चीजें ना, वैसे ही उससे पहले 64 आर्ट्स का स्टडी होता था, विच वाज नॉट ओनली एकेडमिक्स, इट वाज कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क, अदर स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स. तो अभी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इन्हीं चीजों पे फोकस कर रही है. कमिंग बैक टू दिस चार्ट, जब हम लोगों ने 91 में लिबरलाइजेशन के बारे में बात की थी, वी ओपनड आवर इकोनॉमी, वी मूव टुवर्ड्स अ न्यू टाइप ऑफ इकोनॉमी. नाउ is this an opportunity for India to move towards some other kind of economy, say knowledge based, artificial intelligence, biotechnology, genomes का बहुत कुछ हो रहा है अभी. So just to imbibe some more thoughts into your mind कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये सारी चीजें भी सोचनी चाहिए. So next is, yeah, what is the biggest implication out of studying all this data? With GDP contracting by more than what observers expected, it is now believed that the full year GDP could also worsen. A fairly conservative estimate would be a contraction of 7% for the full financial year, as we have seen. Chart 1 जो अभी हमने देखा था puts this in perspective. Since economic liberalization in the early 1990s, Indian economy has clocked to an average of 7% GDP growth each year. As we can see, 7.6, 8.8, 9.8, 10.3, 8.3. So we are growing above 7% every year. Now, this year it is likely to turn turtle and contract by 7%. So, in terms of the gross value added, we all understand what is gross value added now. A proxy for production and income, GVA, ये हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया है. फर्स्ट जिसके अंदर हमने बोला था एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन से जाके दूसरी स्टेज में हम कितना प्राइस ऐड करते हैं, कितना रेवेन्यू ऐड करते हैं. दैट इज अबाउट प्रोडक्शन एंड इनकम बाय डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. डाटा शो दैट बारिंग एग्रीकल्चर, एज गरिमा हैज राइटली सेड, आई थिंक गरिमा आर यू वेरी अपडेटेड विद द न्यूज़पेपर्स? बिकॉज न्यूज में तो आजकल मुझे कुछ सुनने को आ नहीं रहा है अपार्ट फ्रॉम बॉलीवुड न्यूज. गरिमा, डिड यू रीड दिस न्यूज आर्टिकल, या फिर आप वैसे ही न्यूज़पेपर में थोड़ा अपडेटेड रहते हो? न्यूज़पेपर, गुड. सो या, so this data show that barring agriculture, where GVA grew by 3.4%, all other sectors of the economy saw their incomes falling. Now when we know that when incomes are falling, इसका मतलब लोग डिमांड कम करेंगे, लोग डिमांड कम करेंगे तो प्रोडक्शन कम होएगी, प्रोडक्शन कम होएगी तो मतलब फैक्टर सर्विसेज, प्रोडक्शन फर्म्स, बिजनेस फर्म्स कम डिमांड करेंगी, फैक्टर सर्विसेज कम डिमांड करेंगी तो अगेन ये जो इनकम है ये और ज्यादा डिक्लाइन होगा. आई होप वी आर एबल टू रिलेट ऑल दीज थिंग्स. दीदी, आर वी एबल टू रिलेट ऑल दीज थिंग्स? अभी तो टाइम नहीं लग रहा रिलेट करने में. या, सो अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी सॉ देयर इनकम्स फॉल. नाउ द वर्स्ट इफेक्टेड वर कंस्ट्रक्शन, ये हमने अभी अभी देखा है, होटल्स, अदर सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग. It is important to note that these are the sectors that create the maximum new jobs in the country, which means these are the sectors जिनके through money hands exchange करता है. So in a scenario where each of these sectors is contracting so sharply, that is their output and incomes are falling, it would lead to more and more people either losing jobs, that is decline in employment, or failing to get one, that is rise in unemployment. जो अभी आपका थर्ड ईयर ग्रेजुएट हुआ है, अगर आपकी उनसे भी बात हुई होगी, so there are people who are very much concerned regarding what will happen to us, be it our employment opportunities or be it our future studies. So these things are impacting a lot of people. Now next is so ये चार, इस पे मैं बाद में आऊंगी. Let us first read this. What causes GDP contraction? Why hasn't the government able to curb it up? Now, in any economy, the total demand for goods and services, that is the GDP, is generated from one of the four engines of growth.
The biggest engine is consumption demand. ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन GDP is equal to C plus I plus D plus NX. अब एक नॉर्मल सिटीजन को ये सारी रामायण जो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कंजम्पशन इतना ज्यादा हमारा इम्पैक्ट करता है, वी ऑलरेडी नो दैट कंजम्पशन होल्ड्स अबाउट 70% ऑफ द एंटायर GDP. वी ऑलरेडी नो दैट. So when we are reading newspapers, we don't have to think why is this so, since we have already been very through with this. So let us call it C, and in the Indian economy, this accounted for 56.4% before this quarter. The second biggest engine is generated by private sector business. I think इसमें मुझे explain करने की कोई ज़रूरत नहीं है. So this is accounting for 32% in India, and the third engine is demand for goods generated by the government. They have called it G as we have, and this accounts for 11%. Now the last engine is the net demand on GDP after we subtract. So this is net exports. In India's case, this is the smallest engine, and typically imports are more than imports. Exports, when we say imports are more than exports, we actually mean value of imports are more than value of exports. So they have put on this equation. Now they are discussing about this chart. It shows what has happened to each one of them. See. Now अब हमें पता है this is CIG net exports. They have compared it with the first quarter financial year 20, this quarter 21. So the difference is that consumption has reduced by 27%. Investment by the business firms have reduced by 47%. We can interlink also. Now that we know that investment has reduced by 47%, इसका मतलब लोगों को तो पैसे नहीं मिले होंगे ना, जॉब्स गई होंगी, तो naturally उसका impact households में भी देखने को मिलेगा. तो इस वजह से जो households का consumption है for their goods and services, that has also reduced. Government expenditure is still positive, but it's a very small number. And net demand for exports, this is 165. अब इसमें actually इसके अंदर हुआ क्या है, आगे इन्होंने explain भी किया है. Net exports के दो components है, exports and imports. हमारे जो imports है वो बहुत ज़्यादा decline हुए हैं as compared to exports. Exports इतने ज़्यादा decline नहीं हुए हैं. Again, we are exporting agricultural commodities. हमने अभी देखा कि एग्रीकल्चरल में भी हमारा ग्रोथ हुआ है 3.6 से, और हमारे एक्सपोर्ट्स भी इतने ज्यादा डिक्लाइन नहीं हुए हैं. तो ये एग्रीकल्चर का भी जो हमारा ग्रोथ हुआ है ना, उसमें कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है फोर्थ सेक्टर, दैट इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का डिमांड होता है वो इनइलास्टिक होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम. ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो हम करेंगे ही ना, कुछ ना कुछ तो हम कंजम्पशन करेंगे. वो इनइलास्टिक डिमांड है, प्राइस उसका रिड्यूस हो जाए, इंक्रीज हो जाए, वो तो हमको कंज्यूम करना ही पड़ेगा. So this export of agricultural commodities is one of the major reason because of which the agricultural sector has seen not a decline, instead a growth of 3.6. Now, I hope ये आपको क्लियर हो गया होगा. नेट एक्सपोर्ट्स में हमारा ग्रोथ इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स बहुत कम हुए हैं. इंपोर्ट्स का रिडक्शन ज्यादा हुआ है एज कंपेयर्ड टू द रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट्स, बट बोथ द फैक्टर्स हैव सीन अ रिडक्शन. So finally, we can say that we have reduced by minus 23.9%. Now we know कि हमारा जो हमने इनिशियली बोला था कि जीडीपी में देखने के लिए हमें कंपोनेंट्स देखने पड़ते हैं. सिमिलरली कल हमने फाइनेंशियल मार्केट्स डिस्कस की थी, जिसमें डिमांड फॉर मनी के लिए भी हमने कहा था हमें कंपोनेंट्स देखने चाहिए. सेंट्रल बैंक ऑफ मनी डिमांड के लिए भी हमने कंपोनेंट्स देखे थे. रिजर्व्स के बारे में डिस्कस किया था, करेंसी के बारे में डिस्कस किया था, चेकेबल डिपॉजिट्स. तो जब भी हमारा एक मेजर वेरिएबल में चेंज होता है, उससे एसोसिएटेड जितने भी वेरिएबल है उस चीज को हम लोग अच्छे से उसका स्टडी करते हैं. दिस इज व्हाट दे हैव डन कि माइनस 23.9 डिक्लाइन हुआ है, तो हर सेक्टर में कितना रिडक्शन हुआ है. सो नाउ this is, they are just explaining private consumption fallen by 27%. Investment has fallen to these two biggest engines, that is consumption and investment, accounts for over 88% of India's total GDP, and they have seen a massive contraction. Now, the net exports or net export demand has turned positive. India's imports have crashed more than its exports. While on the paper this provides a boost to overall GDP, it is also pointed to an economy where economic activity has plummeted. हमारा imports बहुत reduce हुआ है, और हम imports बहुत सारी चीज़ों का करते हैं, कैपिटल गुड्स का भी करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स का भी करते हैं, जो हमारी प्रोडक्शन में हेल्प करती है. तो अगर हमारा इंपोर्ट्स कम हुआ है इन गुड्स का, तो नेचुरली हमारा जो फाइनल प्रोडक्शन हो रहा है इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, दैट हैज ऑल्सो बीन रिड्यूस्ड. Sibin, I just now realized that I'm speaking too fast. Are you able to understand, or you want me, or I mean in general everybody, are you guys able to understand, or you want to slow down, like I should slow down my pace? Is it fine? Guys, is it fine? Good, okay. All right. So now that brings us to the last engine of growth,
that is the government. Now, as the data shows, government's expenditure went up by 16%, but this was nowhere enough to compensate for the loss in the demand for the other sectors. क्योंकि हमारा अगर बाकी सारी चीजों में इतना ज्यादा डिक्लाइन हुआ है 27-47, तो सिर्फ ये 16% का तो कॉम्पेंसेट नहीं कर सकता ना, गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए. नाउ वी ऑल्सो नो वन फैक्ट कि गवर्नमेंट किस मीडियम के थ्रू अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है. सब्सिडीज के थ्रू करेगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज होएगा, या डायरेक्टली कंज्यूमर्स को पैसा देगी. कल का भी एक आर्टिकल है, आई थिंक मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, देयर इज वन मोर आर्टिकल व्हिच सेज दैट गवर्नमेंट शुड पुट hands in the money in the hands of the people so that they can use this money. तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर भी किस तरह से कर रही है. तो अगर मनी मल्टीप्लायर जैसा कोई कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट ने कहीं पे पैसा डाला है जो मल्टीप्लाई होएगा इकोनॉमी में, गवर्नमेंट को ऐसी जगह पे ये इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर करना चाहिए जहां पे वो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर विल अल्टीमेटली लीड टू एन इंक्रीज इन द ओवरऑल आउटपुट. कल हमने डिस्कस किया था ना, ये जो जी कंपोनेंट होता है, दिस जी कंपोनेंट वी टुक एज ऑटोनॉमस एंड वी सेड व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन दिस जी कंपोनेंट द फाइनल इंक्रीज इन द आउटपुट इज मोर देन द इंक्रीज इनिशियल इंक्रीज इन दिस, बिकॉज देयर इज मल्टीप्लायर दैट प्लेज अ रोल. सो वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि मल्टीप्लायर हमारा मैक्सिमम कौन सी जगह पे होता है जहाँ पे गवर्नमेंट को ये पैसा इंजेक्ट करना चाहिए. So anyway, so they are just saying that this 16% is not enough to compensate for all the decline. So looking at absolute numbers, it gives a clear picture. When the demand from consumption and investment fell by 10 lakh crores, the government spending increased by just 68,000 crores. In other words, government spending increased, but it was so small that it could cover just 6% of the total fall in the demand. तुषार, गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू होता है ना. अभी तो मैं आपको सिर्फ टैक्स रेवेन्यू के बारे में ही बताऊंगी. ग्रांट्स वगैरह तो होती हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से, ग्रांट्स मिलती हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, बहुत सारी ग्रांट्स एसोसिएटेड है, बहुत सारे अग्रीमेंट्स होते हैं. बट मेजरली जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है वो टैक्स रेवेन्यू से होता है. अगर टैक्स रेवेन्यू से पूरा नहीं हो पा रहा है तो एक वो सेविंग्स होती है उनकी पहली, वहां से भी पूरा नहीं हो पा रहा है तो बोरोइंग होती है. डोमेस्टिकली भी बोरो कर सकते हैं, बॉन्ड्स के थ्रू भी अपना बॉन्ड्स को सेल ऑफ कर सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल मार्केट से भी कर सकते हैं. टैक्स रेवेन्यू तो मैंने आपके साथ शेयर ही किया था, फर्स्ट या सेकंड वीक में डिस्कस तो किया था, जीएसटी वगैरह से कैसे कितना इम्पैक्ट आया है. सो गवर्नमेंट हैज clubbed together, government has all these mediums, that is tax revenue, the grants, but that much of course it has to run the entire country. Government public sector undertakings भी तो होती हैं, वहां से भी तो इनकम जनरेट होती है. बट नाउ सिंस दोज पब्लिक सेक्टर, इसका भी एक आर्टिकल है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, एज ऑफ नाउ व्हाट वी आर रीडिंग आल्सो दैट पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो अभी 12 है उनको शायद 5 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन होएगा. इफ दीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर और एंटरप्राइजेस आर नॉट वर्किंग वेल, तो इनका इनकम नहीं जनरेट हो पा रहा है, तो फिर दे प्रेफर टू सेल इट ऑफ टू द प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर वर्क्स ऑन द मोटिव ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, whereas गवर्नमेंट वर्क्स ऑन द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन. सो जब यहाँ से इनकम जनरेट नहीं हो पाता है, ये उसको प्राइवेट में कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन होता है. All these things club together, tax revenue, borrowing from the country, foreign market borrowing, huge money is deficit हमारा कितना है देखो ना. What is the current level of deficit going on? वो डेफिसिट यही तो है. ये जो गवर्नमेंट का फाइनेंस है ना तुषार, ये हमारा 4th सेमेस्टर में 5th यूनिट में अच्छे से डिस्कस्ड है कि गवर्नमेंट बजट डेफिसिट कैसे कवर करती है, कैसे टैक्स रेवेन्यू. उसमें भी एक्चुअली यही चीज है कि गवर्नमेंट ने जो बोरो किया है, अगर अभी सपोज गवर्नमेंट ने हमारा, अभी हम लोग का इनकम बहुत कम चल रहा है, गवर्नमेंट ने हमारा टैक्स रिड्यूस कर दिया है से बाय $1. अब गवर्नमेंट जितना ज्यादा वेट करती है उस टैक्स को, जितना ज्यादा वेट करती है कि हमारा जो भी टैक्स कम हुआ है तो उनको बोरोइंग से अपना वो टैक्स रेवेन्यू फाइनेंस करना पड़ेगा, इनकम तो जनरेट करनी है ना. वो बोरोइंग के लिए सपोज उसने 1 साल वेट किया, 2 साल वेट किया, जितना ज्यादा वो वेट करेगी ना, 5 साल के बाद अगर हमारे ऊपर ही तो लगेगा वो टैक्स. अल्टीमेटली गवर्नमेंट का जो मेजर सोर्स रेवेन्यू है, अगर वो टैक्स रेवेन्यू है, तो वो जो $1 का रिडक्शन हमारा अभी हुआ है टैक्स में, वो 5 साल के बाद $10 का इंक्रीज होएगा टैक्स में. सो वो भी मल्टीप्लायर टाइम्स से इंक्रीज होता है. So all these things are discussed in the 4th semester macro in 5th unit.
सो इट ऑल्सो हैज ऑल दिस प्रोसेस, जैसे हमने मल्टीप्लायर की इक्वेशन पढ़ी है ना, वही सारा प्रोसेस होता है. अभी के लिए गवर्नमेंट हैज 4 to 5 सोर्सेज: टैक्स रेवेन्यू, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बोरोइंग एंड बॉन्ड्स. ये 4-5 चीजें हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट करती है. गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक कैन ऑल्सो क्रिएट मनी, बट क्रिएटिंग मनी लीड्स टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. वो वाला कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस कर लेंगे. तो इसलिए क्रिएटिंग मनी भी इतना इजी नहीं होता है. देयर आर अदर रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो, गोल्ड रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी होती है. तुषार, थोड़ा बहुत आइडिया लगा? तुषार, थोड़ा बहुत आइडिया लगा? इसके ऊपर भी मे बी नेक्स्ट वीक, अगर हम लोगों का 3rd चैप्टर जल्दी खत्म हो जाता है, तो नेक्स्ट वीक में आपको इसके ऊपर भी थोड़ा करंट रेलेवेंट चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी. आई एम हैप्पी टू सी द क्यूरोसिटी ऑल्सो. So coming back to this topic now, so we were saying that the increase in government expenditure is not that much as there has been fall. The net result is that while on paper government expenditure share in the GDP has gone up from 11 to 18%, but the reality is that the GDP has reduced by 24%. It is the lower level of absolute GDP that is making government look like a bigger engine. क्योंकि हम लोगों का GDP बहुत reduce हो गया ना. What is the way out? Yes, इसी के अंदर है वो रोड्स वाला पॉइंट. मुझे लगा किसी और आर्टिकल में. What is the way out? What is the solution? So when income falls so sharply, private individuals cut back the consumption. When private consumption falls sharply, business stop investing. Since both of these are voluntary decisions. अब जो हमने बोला था कि मल्टीप्लायर कितने टाइम बाद एडजस्ट करता है, तो वो हमने बोला था 2 चीजों पे डिपेंड करता है, हाउस होल्ड्स पे और बिजनेस फर्म्स पे. कि बिजनेस फर्म्स क्वार्टरली एडजस्ट कर रही हैं अपने प्रोडक्शन को, ईयरली कर रही हैं, उनके डिसीजंस कितने क्विक हो रहे हैं. और जब हम बोलते हैं कंजम्पशन, तो कंजम्पशन भी जब इनकम इंक्रीज होता है तो हम लोग एमपीसी कैसे डिसाइड करते हैं एज इंडिविजुअली, दिस डिपेंड्स अपॉन अस. तो यहाँ पे वही चीजें हैं कि क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो अपना कंजम्पशन का डिसीजन ले रहे हैं और बिजनेस फर्म्स जो इन्वेस्टिंग का डिसीजन ले रहे हैं, दे आर वॉलंटरी डिसीजंस. इट डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर of these two sectors, of the households and of the business firms, of how willing they are to spend, how willing they are to invest. Now, but there is no way to, and thus there is no way to force people to spend more. जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, पैसा ही नहीं है, लोग सेव करना चाहते हैं. एक्सपेक्टेशन ऐसी हो गई है कि पता नहीं कब इकोनॉमी रिवाइव करेगी, अपना पैसा अपने पास रखो, not to spend more. So people are not actually spending now. The same logic holds for exports and imports also. So under these circumstances, there is only one engine. हमने consumption की बात कर ली, इन्वेस्टमेंट की बात कर ली, एक्सपोर्ट्स की बात कर ली. अब ये तीनों चीजों तो फंक्शन कर नहीं रही हैं, तो इसका मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ही कुछ करना पड़ेगा. यस तुषार, लिक्विडिटी ट्रैप ऑल्सो, बट करंटली इन दिस सिचुएशन वी आर नॉट डिस्कसिंग इंटरेस्ट रेट एज ऑफ नाउ. सो इफ इट इज नॉट मेंशन्ड दैट द इंटरेस्ट रेट इज less, it has reduced, we cannot say that this is a liquidity trap, but what we can say is that people want to hold money into their hands. अगर आपका liquidity trap से ये मतलब था, then yes, it is a type of that scenario where people are not willing to spend, and if the interest rates are too low in the bank, then people are not going to save in the banks also. अभी तो येस बैंक का कितना केस हुआ था 4-5 महीने पहले, अगर आपको याद है तो, कितना 20,000 या 25,000 से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं. So people are getting suspicious about the banks also, कि हमने पैसा डाल तो दिया पर बैंक्स का ही नहीं पता क्या होगा. एनपीए के बारे में लास्ट ईयर इतना सब कुछ डिस्कस हुआ है कि एनपीए चल रहा है, ये बैंक बंद हो जाएगा, एचडीएफसी नई स्कीम्स लेके आ रही है, बट वो स्कीम्स में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता. पीपल डोंट नो हाउ फार बैंक्स आर गोइंग टू रन. So yes, in that situation, it is a situation of liquidity trap also. Thus, finally, there is just one engine, that is the government स्पेंडिंग, जो बूस्ट कर सकता है जीडीपी को. अगेन, गवर्नमेंट कहाँ पे पैसा इंजेक्ट करता है ये बहुत मैटर करता है. सिर्फ ऐसे उड़ाना नहीं है, कहीं तो प्रॉपरली सारा एनालिसिस करके इंजेक्शन करना चाहिए पैसे का, जहाँ पे मल्टीप्लाई हो पैसा, जहाँ पे आउटपुट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो. सो ओनली व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड मोर, either by building roads and bridges and paying salaries, or by directly handing out money, can the economy revive in the short to medium term. If the government does not spend adequately enough, then the economy will take a very long time to recover. तो यहाँ पे भी ये लोग यही सजेस्ट कर रहे हैं कि या तो रोड्स को बिल्ड कीजिए, ब्रिजेस को बिल्ड कीजिए, जिसकी वजह से डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जाएगा. और कहाँ पे जाएगा, जो लोअर स्पेक्ट्रम ऑफ द पीपल है, लोअर स्पेक्ट्रम, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उनके पास पैसा जाएगा, उनको इनकम जाएगी. और जो इंटर रिलेटेड सेक्टर्स हैं, कोल, स्टील, सीमेंट या व्हीकल्स
व्हीकल्स भी जो हो तो रोड कंस्ट्रक्शन के बाद डेवलप होएगा, व्हीकल्स, ये सारे सेक्टर्स रिवाइव करेंगे, यहाँ पे आउटपुट इंक्रीज होगा, यहाँ पे आउटपुट इंक्रीज होगा तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, यहाँ पे इनकम इंक्रीज होगी, एंड दिस इज हाउ इकोनॉमी कैन रिवाइव फ्रॉम शॉर्ट रन टू मीडियम रन। अब जो इन्होंने सेकेंड पार्ट बोला है ना, और बाय डायरेक्टली हैंडिंग आउट मनी, इस चीज के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, एंड व्हाई this is not seen as a viable solution by many economists. We'll discuss that also. Why directly giving money in the hands of people may not prove to be that beneficial as compared to pushing the construction of roads and thereby economy functioning itself for increase in production and output. I think हमारा एक चार्ट बच गया है, so let's discuss this also. What is holding back the government from spending more? Even before the COVID crisis, government finances. This is your concern, Tushar. This might interest you. So even before the COVID crisis, the government finances were overextended. In other words, it was not only borrowing, but borrowing more than what it should have. As a result, today it doesn't have much money. It will have to think of some innovative solutions. सी इनोवेटिव सॉल्यूशंस। फर्स्ट वीक अगर किसी को याद होगी, मैंने आपको एक पूरा वर्ल्ड का मैप दिखाया था जिसमें इंडिया का जो कलर था वो रेड था, और मैंने कहा था ये रेड इंडिकेट कर रहा है दैट देयर इज मिनिमम इनोवेशन इन इंडिया एज कंपेयर टू ऑल द कंट्रीज। आई होप यू गाइज रिमेंबर दैट ग्राफ। याद है आप लोगों को वो ग्राफ? ओनली डीवा रिमेंबर्स। सो अब उस टाइम पे अब ये जो इनोवेटिंग फैक्टर है ना, ये हमारा हर सेक्टर में काम करता है, तो यहाँ पे भी हम वो बोल रहे हैं इट विल हैव टू थिंक ऑफ सम इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू जनरेट द रिसोर्सेस। Now there is this chart 4 where we'll go back. So this provide ways which an additional 3.5% of the GDP can be raised by the government. So they are just saying how government can raise more. So this is with reform, India could release up to 3.6% of GDP on average per year to finance additional spending. अब तो burden भी बढ़ गया ना, इतना लॉकडाउन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो burden भी ज्यादा है गवर्नमेंट के ऊपर, हाउस होल्ड बिजनेस फर्म वो तो फंक्शन कर नहीं रहे हैं। So this blue shows increase in savings, red shows decrease in savings. Potential average